बाकी इन द केस कोई दिक्कत होती है तो यहाँ थोड़ा देखते रहना, वो रिकॉर्डिंग पे नंबर चल रहा है, वो चलता ही रहे, ठीक है। बाकी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आपसे बात कर रहे हैं, कैमरे का कोई रोल है नहीं, ठीक है। कैमरा सिर्फ लगा है, वो रिकॉर्ड करता रहेगा, बाकी हमको पढ़ना अपना ही है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अब उधर मत देखो, इधर देखो, ठीक है। वो छोटी सी स्क्रीन पे है, यहाँ बड़ी स्क्रीन पे हो रहा है, ठीक है, तो उसको ही मत देखते रहो, अभी यहाँ देखोगे सभी। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हालांकि अब ये सोल्ट वाला पार्ट रहा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पूरे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, ऐसा आप लोग मुझे बता रहे हो। फिलहाल एसिड और बेस की बात करते हैं डिटेल से, थोड़ा सोल्ट को कर देते हैं बाहर। बात करते हैं एसिड और बेस क्या है। तो सबसे पहले तो समझते हैं चैप्टर क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना पड़ रहा है एसिड बेस को। तो जब आप बात करते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड की, किसी भी मेटल की, किसी भी नॉन मेटल की, यानी कि किसी भी एलिमेंट की, इनडायरेक्टली कहूं तो, या किसी भी केमिकल प्रोडक्ट की, तो वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एज पर उनके टेस्ट के हिसाब से, या उनकी क्वालिटीज के हिसाब से, उनके केमिकल रिएक्शन के हिसाब से, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको कितने पार्ट में बांट सकते हो? 3 पार्ट में बांट सकते हो। फिर से सुनो जरा, जितने भी इस पूरे अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं, उन सबको उनके टेस्ट के हिसाब से, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। या तो वो एसिड होती हैं, या तो वो बेस होती हैं, और या तो वो क्या होती है? सॉल्ट होती है। मेरी बात समझिए, सॉल्ट की कहानी यहाँ पे है नहीं, तो सॉल्ट को थोड़ा साइड पे छोड़ दो, हालांकि बेसिक नॉलेज उसका ले लेंगे। बात करते हैं एसिड क्या है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो यहां कुछ मेन टाइप के प्रॉपर्टीज को उठाकर बोल दिया गया, भाई ये वाली प्रॉपर्टीज अगर मुझे दिखेंगे तो ये सब एसिड हो जाएंगे। मैंने कहा कि अगर ऐसी प्रॉपर्टीज दिखेंगी तो ये सब क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। अगर मुझे ये दोनों में से कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखी तो वो सब किसमें चले जाएंगे? सॉल्ट में आ जाएंगे। यानी मैंने एक कॉलम बना दिया, मैंने कहा कि भाई 80 के नीचे जिनका भी नंबर आएगा वो सब इसमें जाएंगे, 90-80 के बीच में जितने लोग आएंगे वो यहां रहेंगे, और 100 से लेकर 90 के बीच में जो रहेंगे यहां पे रहेंगे। तो मैंने ग्रुप डिवीजन कर दिया, वो भी किसके बेस पर? मार्क्स के बेस पर। किसके बेस पर? मार्क्स के बेस पर। आपके जितने मार्क्स आते हैं इसके बेस पर मैंने आपका डिवीजन कर दिया, ठीक है। मैंने डिवीजन कर दिया कि भाई आप इतने पार्ट में डिवाइड हो जाओगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप 100 से 90 के बीच में हो तो ठीक है, 90 से 80 के बीच में हो तो भी ठीक है, और अगर 80 के नीचे गए तो सब एक ही ग्रुप में चले जाओगे। फिर आपका 70 हो कि 60 हो, फर्क नहीं पड़ता है। सेम ऐसे ही आप प्रॉपर्टी वाइज या तो एसिड हो सकते हो या तो बेस हो सकते हो। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो अभी हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पर फिलहाल इनकी प्रॉपर्टीज जैसा मैंने कहा, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो उसको उठा के कहां ले जाएंगे? सॉल्ट में ले जाएंगे। इस मुर्गे की अभी सुबह हुई है, ये अभी बांग दे रहा है साला, ठीक है। इसका टाइम ही अलग रहता है, दुनिया से अलग चलता है। ये दोपहर में सो के उठता है, तुम लोगों की तरह ये भी, ठीक है। दोपहर में क्या करते हैं सर? सोते हैं। चलो, तो बात कर रहे हैं एसिड की। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज, देखो अभी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ा डिटेल से एनालिसिस करते हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एसिड और बेस की कहानी को जरा शुरुआत से। तो देखिए भाई, सब तो ठीक चल रहा है। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी आज ही हमको मालूम चली, आज थोड़ा एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी तो मालूम चला, ऐसा नहीं। बहुत पहले से सबको मालूम है कि 3 टाइप की चीजें होती हैं। तो अगर एसिड को देखा जाए ना तो टेस्ट वाइज ये होता है सॉर। क्या होता है? सॉर। सॉर मीन्स क्या? खट्टा। और बेस कैसे होते हैं? बीटर टेस्ट में होते हैं। ये होते हैं बीटर, यानी कि कैसे? एकदम कसैले, कड़वे। कैसे? कड़वे, कसैले, यानी इनका टेस्ट एकदम अजीब सा होता है, करेला जैसा कह सकते हो इन द केस। सॉर यानी खट्टा खट्टा टेस्ट। अच्छा, दही जैसा खट्टा है, इमली जैसे खट्टा है, अंगूर जैसे, अंगूर नहीं खट्टे होते, अंगूर तो अमरूद के लिए खट्टे हैं, ठीक है। किस और क्या खट्टा है? संतरा खट्टा है, ठीक है, नींबू खट्टा है। तो ये सब में क्या है? सॉर टेस्ट है, यानी कि ये सब, ये है हाईवे, और यानी कि ये क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी वाला है, ठीक। ओके, अब थोड़ा आगे आ जाते हैं। एसिड होगा अगर खट्टा है तो पहले लोग क्या करते थे? वो टेस्ट करते थे चीजों को। क्या करते थे? टेस्ट करते थे, और टेस्ट करके बताते थे कि अच्छा ये खट्टा है तो ये क्या है? एसिड है। अच्छा ये कड़वा है, कसैला है तो ये क्या हो गया? और अगर वो कोई टेस्ट वाला नहीं है, अजीब सा टेस्ट है, नमकीन टेस्ट है, मीठा टेस्ट है, तो वो सब किस में चले जाते थे? सॉल्ट में चले जाते थे। बात ये है कि यहां नॉर्मल टेस्ट तो समझ में आ जाता है, खट्टा है या कड़वा कसैला है, ठीक है। पर अगर जिस चीज का आप टेस्ट करके पता लगा रहे हो वो हुआ जहरीला, तो
तो आप टेस्ट करोगे लेकिन बताने के लिए बचोगे नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरी बात ये कि अगर मान लो टेस्ट नहीं किया, पता चल गया पहले से कि भाई ये क्या है, बहुत ही खतरनाक है, तो आप सूंघ के पता चला सूंघ रहे हो, सूंघ के पता लगा रहे हो, और वहां वो जहरीला गैस उत्पन्न कर रहा है, उसके अंदर से जहरीली गैसें निकल रही, सूंघो और सूंघ के सूंघे पड़े रह जाओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां बात यह ना कि खतरनाक चीज है, एसिड बेस का पता लगाने के लिए पहले ऐसे सूंघ कर टेस्ट करके लोग पता लगाते थे, फिर बोला कि नहीं ये प्रोसेस तो सही नहीं है, इसमें लोगों की जान जा सकती है, ये खतरनाक है, तो इसके लिए कुछ और प्रोसेस आए समझने का तरीका। मेरी बात समझिए, सारी कहानी यही है जो आप अभी सुन रहे हो। मैंने कहा या तो चीजें एसिड होंगी, या तो बेस होंगी, या तो सोल्ट होंगी। अब पता लगाना है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सोल्ट है। तो ये पता लगाने का हमारे पास प्रोसेस ये है कि हम देख लें, अगर मुझे मालूम करना है कि भाई इसके 80 आए, इसके 90 आए, इसके 100 आए, कैसे आए, तो मैं ये पता करने के लिए आपके घर पे आके देखूंगा कि बच्चा कितनी देर पढ़ाई करता है, कैसे पढ़ाई करता है, क्या पढ़ता है। तो ये चीजें मैं देख लूंगा और मैं क्वालिटी का पता लगा लूंगा, हाँ पक्का इसके मार्क्स आएंगे, इसके मार्क्स नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसी चीजें मैं चेक कर सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है, इसका पता लगाने के लिए मैं जाऊंगा उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देख ही ली कि वो खट्टा होता है, कलर वलर का कोई और प्रॉपर्टी है नहीं, तो बचा है केमिकल प्रॉपर्टी, यानी अंदर दूसरे केमिकल के साथ मिलकर ये रिएक्शन कैसा करता है, जैसा रिएक्शन करेगा बस उसके बेस पर मैं कह दूंगा कि अच्छा ऐसा रिएक्शन जो करेगा आज से ये एसिड, और ऐसा रिएक्शन जो भी करेगा आज से ये क्या है, बेस। मालूम चला नहीं चला? तो प्रॉपर्टीज ढूंढ के निकालेंगे कि इनके अंदर कैसी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मालूम चला नहीं चला? तो पहले प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज पता तो होनी चाहिए। तो बात करते हैं एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला देखो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान ना दें, बातों पे ध्यान दें। ठीक है, फिर से एक बार सुने, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा रिएक्शन देता है। क्यों मेटल की बात करते हैं? क्योंकि हमारे डेली लाइफ में मेटल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। हर चीज मेटल की बनी हुई है, काफी चीजें मेटल की बनी हुई है, यहां तक कि आपके खिड़की के ग्रिल, ये हैंडल, ठीक है, मोबाइल भी मेटल से मिलकर बना हुआ है। ये जो आपका ये देख रहे हो ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइपॉड स्टैंड, ये भी मेटल का बना हुआ है। तो मेटालिक चीजों का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है। तो पहले देखते हैं मेटल्स के साथ एसिड कैसा रिएक्शन करते हैं। चलिए भाई, मान लीजिए आपके पास है मेटल कोई, और मेटल के साथ आपने रिएक्ट करा दिया किसी एसिड को। अभी जनरल फॉर्मूला, बाद में एक इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, पहले आपके पास एक मेटल है, मेटल को आपने उठाया और एक एसिड के अंदर ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। तो मेटल जैसी एसिड के साथ रिएक्ट, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा भाई। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड नहीं बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और इसके साथ ही डाई हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। याद रहेगा या नहीं रहेगा? चलिए इसका एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, बेसिक एकदम। हालांकि आपके बुक में भी एग्जांपल दिया है, उसकी बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, उसकी बात भी लास्ट में कर दूंगा, पर फिलहाल अपना ही एक एग्जांपल लेते हैं। मेटल के फॉर्म में मैं ले लेता हूं, क्या ले लो बोलो जरा, आप बता दो, बोलो। सोडियम ले लेता हूं ना। सोडियम ऐसे, देखो भाई, सोडियम और क्लोरीन ऐसे दो मेटल है। सोडियम एक ऐसा मेटल है और NaCl एक ऐसा एलिमेंट है जिसका बार बार एग्जांपल में यूज करो। ये सस्ता है, सरल है, टिकाऊ है, बार बार आपके दिमाग में रहेगा और कोई भी एग्जांपल गलत नहीं होने देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखना, ज्यादातर यूज इसी का करो। सोडियम को मैंने मिला दिया किसमें, HCl में। मिला सकता हूं या नहीं मिला सकता हूं? HCl एक एसिड है जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिला दिया तो देखो जरा NaCl, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक बॉन्ड बना हुआ था। क्लोरीन यहां पर ज्यादा पावरफुल है, और जैसे ही सोडियम आया, सोडियम के साथ क्लोरीन के रिश्ते बहुत पुराने हैं। तुरंत हाइड्रोजन को मारेगा, लात बोलेगा चल निकल, और सोडियम के साथ जाकर जुड़ जाएगा। देखो जरा, जाकर जुड़ भी गया और डाई हाइड्रोजन गैस कर दिया रिलीज, क्योंकि हमको जनरल फॉर्मूला से पता ही है कि डाई हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होनी ही होनी है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा, लेकिन ये इक्वेशन आपको बैलेंस में लग रही है क्या? बैलेंस नहीं है, यहां दो है, यहां एक ही है, तो यहां पर आगे दो लगा देता हूं। तो दिक्कत ये हो गई कि क्लोरीन भी दो हो गया, लेकिन यहां क्या है, तो यहां भी दो लगा देता हूं। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि सोडियम दो हो गया, तो सोडियम के आगे भी दो लगा दो। देखो रिएक्शन हो गया, नहीं बैलेंस हो गया।
बोलिए जरा, इजी था या नहीं था? मालूम चला? बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल, इसको बस अपने दिमाग में रखो। जब भी आप किसी एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो बनाता है सॉल्ट और डाइहाइड्रोजन गैस। याद रहेगा क्या? बहुत बेसिक में। सेकंड बात करते हैं भाई। अच्छा, मेटल के साथ रिएक्शन करा दिया, चलो बात करते हैं जब एसिड और बेस आपस में ही रिएक्ट करें तब क्या होता है। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमेशा सॉल्ट बनाते हैं और साथ ही पानी बनाते हैं। डाइहाइड्रोजन नहीं, पानी बनाते हैं। याद रहेगा क्या? मैं इसके लिए इसके बाद इसको लिख दिया क्योंकि जस्ट सेम जैसा ही है, एक जैसे ही है, बस यहाँ डाइहाइड्रोजन तो यहाँ पानी भी आ रहा है। मालूम चल रहा है नहीं चल रहा है? इसलिए इसके बाद इसी एग्जांपल को मैंने उठा लिया। मैंने कहा देखो भाई, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें, बिल्कुल इजी सी बात है यार। एसिड नॉर्थ है तो साउथ कौन है आपका? बेस। यानी दोनों बिल्कुल अपोजिट है, और जब अपोजिट प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ मिलेगी तो बिल्कुल अजीब सी चीज बन के निकलेगी, और अजीब सी चीजों को तो हम लोगों ने पहले सॉल्ट कह दिया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ भाई, तो इजी चल रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड क्या लो बोलो? बार बार एक ही तरीके के एग्जांपल लेने से गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो मैं बहुत ही इजी सा ले लेता हूं HCl, क्योंकि अभी इसके पहले भी वही देखा था। एग्जाम्पल में तो कोई आपसे बोलने नहीं आएगा ना भैया ये वाला एग्जाम्पल क्यों लिख दिया। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल होता है, कुछ भी आप बता सकते हैं, बस वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एसिड की जगह पे बेस रख दिया और बेस के साथ बेस की रिएक्शन करा के लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, एसिड के साथ एसिड, ये रहा आपका बेस। चलिए भाई, बेस में क्या ले ले? NaOH। ये दो चीजें आप हमेशा याद रखो। जब भी आप एसिड के बारे में लिखो तो ये एग्जांपल यूज करो, और जब भी आप बेस के बारे में लिखो तो ये एग्जांपल यूज करोगे। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए भाई आगे चलते हैं। एसिड और बेस आपस में मिले, सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना। सोडियम और क्लोरीन के बीच में तो पुरानी दोस्ती है, तो Na और Cl तो तुरंत जुड़ गए। नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां OH बचा और यहां कौन बचा? पानी तो निकलना ही निकलना है। तो देखो जरा, H2। मालूम चला क्या? इजी था क्या? बहुत हार्ड था? याद रहेगा क्या? तो दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने कहा कि भाई जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और पानी बनाते हैं। मैंने कहा एक एग्जांपल ले लो HCl, दूसरा एग्जांपल NaOH। आपस में मिले, ले दनादन सॉल्ट बना और साथ ही साथ क्या बन गया? पानी बन गया। इजी था या नहीं था? बोलो चला। चलो भाई आगे चलते हैं। थर्ड की बात करता हूं मैं। एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करा दिया, आगे चलते हैं। तो अब एसिड का रिएक्शन मैं कराता हूं, बहुत बेसिक। एसिड को रिएक्ट कराता हूं मैं किसके साथ में? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। एक्चुअली में यहां पर सोडियम नहीं, मैं मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, सोडियम तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए, तो एसिड का रिएक्शन मैं इस बार करा रहा हूं मेटल या मेटालिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, गड़बड़ नहीं करेंगे, ये बाइकार्बोनेट भी मेटालिक है। ठीक है, या तो मेटालिक कार्बोनेट या तो मेटालिक बाइकार्बोनेट। दोनों के फॉर्मूले में बहुत बेसिक सा, एकदम बारीक सा अंतर है, बताता हूं अभी क्या है। ठीक है, पर फिलहाल आप इतना समझें, अगर आपके पास एसिड है और उसको आपने मेटालिक कार्बोनेट या मेटालिक बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो पक्का है बनता है सॉल्ट। क्या बनता है? बनता है पानी। और क्या बनता है? क्या बनता है? CO2। क्यों CO2 बनता है ये समझना बहुत इजी है। कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट जहां भी हो CO2 निकलना सामान्य सी घटना। ये दो तीन बातें केमिस्ट्री पढ़ते हुए आपको अपने दिमाग में रख ही लेनी है। सबसे पहला, एसिड बेस कहीं मिला तो हमेशा सोल्ट और उसके साथ पानी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं भी कार्बोनेट है तो उस रिएक्शन से CO2 निकलना सामान्य और स्वाभाविक है, निकलना ही निकलना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो कार्बोनेट दिखा तो CO2 तो लगा ही दो लास्ट में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सॉल्ट और पानी तो पिछले जैसा, देखो मैं इसीलिए स्टेप टू स्टेप चल रहा हूं। पहले हम लोगों ने सॉल्ट और डाइहाइड्रोजन बनाया, दूसरे में सॉल्ट डाइहाइड्रोजन के साथ O भी आ गया, पानी बन गया, और दूसरे वाले में देखो सॉल्ट और पानी के साथ अब एक कौन ने आ गया? CO2 भी आ रहा है। स्टेप 2 चल रहा हूं, इसीलिए मैंने थोड़ा नंबरिंग चेंज किया आपकी बुक के हिसाब से। ठीक है, लाइन वाइज चलना चाहिए तो इससे याद रहता है। समझ में आया नहीं आया यहां तक? एक एग्जाम्पल ले लिया जाए तब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अच्छे से समझ में आएगा ना। चल
मेटालिक यानी मेटल होना चाहिए आगे कोई, उसके बाद कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक। एक ही एग्जांपल में HCl की जगह पे ले लेता हूं Cl, HCl, एसिड की जगह पे क्या ले लेता हूं HCl। हमको तो मालूम है HCl हमारा पुराना साथी है और वो हमें हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हर बार हम एग्जांपल में इसी का यूज करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा एसिड की जगह पे, ठीक। अच्छा, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक कार्बोनेट या मेटालिक बाइकार्बोनेट। अब मेरी बात सुनिएगा, मेटालिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में मैं मेटल को भी जानबूझ के सोडियम ही उठाऊंगा। क्यों? सोडियम और क्लोरीन के बीच रिश्ता पुराना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमारा काम इजी होगा, जो काम इजी हो हम वही काम करना पसंद करेंगे। समझ में आया नहीं आया? मेटालिक कार्बोनेट में मैंने इस्तेमाल किया सोडियम, देखना जरा, कार्बोनेट Na2CO3, यह है सोडियम कार्बोनेट। अब देखना जरा, बाइकार्बोनेट अगर होता ना तो यही नीचे लिखता जा रहा हूं इसका भी रिएक्शन, अगर बाइकार्बोनेट होता तो एक ही सोडियम होता और दूसरे सोडियम की जगह एक कौन होता? हाइड्रोजन। कौन होता? हाइड्रोजन। याद रहेगा या नहीं रहेगा? और फिर कार्बोनेट, ये जो आप CO3 देख रहे हो ना, CO3 एक ग्रुप है, CO3 एक क्या है? ग्रुप है, और इसे कार्बोनेट ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके पास हमेशा एक जगह खाली रहती है। कितनी जगह खाली रहती है? तो ये हमेशा कितने लोगों को अपने साथ, सॉरी, इसके पास हमेशा 2 जगह खाली रहती है। तो ये हमेशा कितने लोगों के साथ जुड़ना चाहता है? 2 के साथ जुड़ना चाहता है, यानी इसके ऊपर हमेशा -2 रहता है। मालूम चल रहा है नहीं रहेगा? -2 यानी हमेशा 2 के साथ। सोडियम एक होता तो इसका काम नहीं चलता, क्योंकि एक तो एक ही देता ना, और इसको कितने चाहिए? तो इसके पास कम से कम कितने सोडियम बोलो जरा? 2। समझ में आया नहीं आया? एक सोडियम घटाया, उसकी जगह कौन लगाया? हाइड्रोजन लगा दिया, तो वो बाइकार्बोनेट बन गया। समझ में आया क्या? दोनों का रिएक्शन अब सेम ही चलेगा, मैं तो एक ही लिखता हूं, चलेगा क्या? एक ही रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम लिखता हूं, बनेगा NaCl। क्या बनेगा? देखो जरा, Na और Cl, ठीक। एक काम करता हूं, दोनों को अलग अलग कर देता हूं भाई, वरना आप करेंगे गड़बड़, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और आप बैलेंसिंग नहीं समझ पाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों को मैं अलग अलग लिखता हूं। HCl को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो यहां 2 सोडियम, तो यहां कम से कम कितने क्लोरीन होने चाहिए? तब जाकर NaCl बन सकता है, क्योंकि सॉल्ट यही है हमारा। सही है क्या? अच्छा, इसके साथ ही साथ CO2 तो निकालना ही निकालना भाई, CO2 को निकाल दो पहले से ही, और साथ ही साथ और क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। बाद में चेक कर लेना कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 सोडियम और यहां 2 क्लोरीन, तो ये लगा दिया। हो गया क्या बैलेंस? हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें, अपने हिसाब से सेटिंग बैठाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपकी बुद्धि आपको बताएगी। चलिए यहां पर देखना, यहां तो और इजी हो गया, यहां तो कोई झंझट झमेला नहीं, कुछ बैलेंस भी नहीं करना है। 1 सोडियम 1 क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन के बीच का रिश्ता पुराना, देखो तुरंत मिला दो। CO2 तो बनेगा ही बनेगा, सोचना ही नहीं, क्योंकि कार्बोनेट है, और दूसरा पानी बनेगा, पक्का है। बना दिया क्या? पर गड़बड़ एक जगह हो गई। क्या गड़बड़ हुई बताओ जरा? गड़बड़ हुई कहीं? 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हो गया, काम खत्म। तो गड़बड़ कुछ भी मालूम चला क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? एक बार फटाफट देख लो, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जांपल में मैं बार बार कह रहा हूं कि आप HCl एज अ एसिड याद रख लीजिए, NaOH एज अ बेस याद रख लीजिए, और इन दोनों के ही बीच रिएक्शन कराते रहिए। सोडियम को याद रख लीजिए, क्लोरीन को याद रख लीजिए, बस। गड़बड़ होने के चांस ना के बराबर। आप देखिए जरा, हर बार मैंने लगभग एक ही प्रकार के मेटल्स का, एक ही प्रकार के कंपाउंड्स का यूज किया है रिएक्शन बताने के लिए, और हर बार सही बैठ रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो दिमाग लगा के काम करना है। इससे कम एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे और कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी केमिस्ट्री के अंदर। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत है? ये मेन थे। इसके अलावा 2 और है जिसमें हमको पढ़ना है कि मेटालिक ऑक्साइड के साथ और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे होता है। तो इसको आप चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं क्योंकि आपके पास नोट्स तो है ही है। ओके, नेक्स्ट थर्ड नहीं, 4th है ना? चलिए ओके, तो बात करते हैं अब हमारे चौथे वाले रिएक्शन की, जहां एसिड की एक क्वालिटी और हमें पता चलेगी और साथ ही मेटालिक ऑक्साइड की हमें एक क्वालिटी पता चलेगी। जरा सुनिएगा, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सेम टू सेम
क्या बनता है? सॉल्ट, और क्या बनता है? वाटर बनता है। यहां देखो जरा, रिएक्शन सेम टू सेम हो रहा है जैसा एसिड और बेस मिलते थे तब होता था। सेम टू सेम रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? चेक करो जरा। यहां कारण ये है ना, इसके पीछे रीजन ये है कि मेटालिक ऑक्साइड कुछ और नहीं होते बल्कि बेस होते हैं। क्या होते हैं? अरे NaOH बेस बोला कि नहीं बोला? ये मेटालिक ऑक्साइड है या नहीं है? मेटालिक हाइड्रोक्साइड है। मेटालिक ऑक्साइड की क्वालिटी भी लगभग बेस जैसी ही होती है। यही कारण है कि यहां कैसा रिएक्शन होता है? हमेशा एसिड और बेस जैसा रिएक्शन होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड की चुपके वाली जो क्वालिटी है वो है बेसिक। कैसी है? याद रहेगा या नहीं रहेगा? बेस जैसी। अच्छा, तो बेस और एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा आपको भी मालूम है। हालांकि आपकी बुक में इसका कोई एग्जांपल नहीं दिया है, पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेटालिक ऑक्साइड मैंने Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या है? सोडियम ऑक्साइड। नहीं पसंद आया? बोले जरा, सोडियम ऑक्साइड नहीं पसंद तो भी पसंद करें, वरना मैं यहां पर लिख दूंगा फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। करते रह जाओगे, रिएक्शन क्या बनेगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये बहुत इजी है, समझो तुम्हारे लिए। अगर इससे इजी लिखने की कोशिश करूंगा जैसे Fe3O4 या Al2O3, ये लो सब ऑक्साइड ही है। कराओ भी रिएक्शन बैठ के। CuO, चलो ये भी ले लेते हैं, ये इजी है फिर भी। चले आगे चलते हैं। इसको रिएक्ट करा देता हूं मैं। किसके साथ कराऊं? बोलो जरा, आप बोलो। उसके साथ करा दूं? HCl के साथ करा देता हूं, क्योंकि यही तो याद रखा है हम लोगों ने। इसके अलावा एक और एसिड याद रख सकते हैं, H2SO4। अगर यहां कराना होता तो H2SO4 सबसे अच्छा तरीका होता रिएक्ट कराने का। क्यों पता है? कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाता है, जो हमारे डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो इंक बनती है आपके पेन की, वो कॉपर सल्फेट होता है, और कॉपर सल्फेट कहीं और नहीं, यही प्रोसेस से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सा एग्जांपल हो गया। चलिए, तो हमको तो मालूम है कि सोडियम क्लोरीन के साथ तुरंत रिएक्ट करता है, जरा सा भी देर नहीं करता और बना लेता। अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, NaCl, और साथ ही साथ यहां क्या बन रहा है? H2O। आपको भी मालूम है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ यहां 2 लगा देने से और यहां 2 लगा देने से रिएक्शन हो गया बैलेंस। चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक करना किसका काम है? आपका काम है। यहां देखे जरा, सेम टू सेम चल रहा है। ये कॉपर इस हाइड्रोजन को उठा के खुद उसकी जगह बैठ जाएगा और बना देगा कॉपर सल्फेट, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन, अब ये हाइड्रोजन तो रो रहा है ना, बोल रहा है कहां जाऊं, डाई हाइड्रोजन उड़ नहीं सकता क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो H2O है। ऑक्सीजन भी अकेले को ना, बोलता है एक काम कर, आ जा तू मेरे पास, और दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? तुरंत वाटर बनाते हैं, पानी बनाते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया। यहां हमारा ये चौथा प्रॉपर्टी भी पूरा होता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर आप एसिड और बेस को डिफाइन कर सकते हो, अलग कर सकते हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एसिड ऐसा रिएक्ट करता, बेस ऐसा रिएक्ट करता है। एसिड ऐसे करेगा, बेस ऐसे करेगा। एसिड ऐसा बनाएगा, बेस ऐसा बनाएगा। याद रहेगा या नहीं रहेगा? ये बेसिक तरीका है लेबोरेटरी में ये चेक करने का कि कौन एसिड है और कौन बेस है। हालांकि हमको मालूम है कि आगे आने वाले टाइम पे हमें और भी एडवांस प्रोसेस मिलेगी, जैसे पीएच पेपर, लिटमस पेपर, पीएच मीटर, एग्जैक्ट मान बताने के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? उसकी चर्चा भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी तो हमारे पास यही है जो है केमिकल रिएक्शन। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना। यही कारण है कि आप बार बार हर चीज की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते रहते हो। कुछ भी हो तो केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो तो फिजिकल प्रॉपर्टी। क्यों? अगर मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं, चाहे वो आउटर हो चाहे इनर हो, तो मैं दोनों तरीके से आपको समझने की कोशिश करूंगा। मैं देखूंगा कि आप कैसे दिखते हो, मैं देखूंगा कि आप कैसे चलते हो, मैं देखूंगा कि आप कैसे बोलते हो, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं देखूंगा आपके अंदर का मेटाबॉलिज्म कैसा है, मैं देखूंगा कि आपके अंदर की सोच कैसी है, मैं देखूंगा कि आपको कितना अंदर तक कोई चीज दिखाई देती है। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी, इनर प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और अगर मेरे पास ये सारी जानकारी आ गई तो मैं आपके बारे में तुरंत बता सकता हूं कि आप कैसे इंसान हो, कैसे नहीं हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हर चीज को जानने का यही तरीका और यही कारण है कि हम उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। समझ में आया नहीं आया? हाँ ना बोल। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं कि एसिड और बेस में कॉमन क्या है। ठीक है, देखो भाई, इतनी ज्यादा नफरत तो दोनों के अंदर हम लोगों ने देखी ली है कि एसिड बोलेगा कि मैं काट डालूंगा, तो बेस बोलेगा मैं मार डालूंगा। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, दोनों काट मार पे लगे हुए, मिला दो तो तुरंत झगड़ा करके सॉल्ट बना देते हैं।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एकदम मार काट करके एकदम शांति, जीवन में कुछ नहीं बचता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इन दोनों के बीच झगड़ा तो हमें बहुत मालूम है। देखते हैं इनके बीच कभी दोस्ती वोस्ती थी या नहीं थी। ठीक है, सौदागर मूवी। तो एसिड और बेस में कॉमन क्या है? ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? अब यहां सोचने में थोड़ा खराब लगता है कि यार एसिड और बेस में जब सारी चीजें अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी वाले हैं, कोई खट्टा है तो कोई कड़वा कसैला है, दोनों एक दूसरे के साथ तुरंत मारकाट कर लेते हैं, तो इनके बीच में कॉमन क्या हो सकता है? पर कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच में, और वो कॉमन फैक्टर है कि ये दोनों ही आयोनाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? आयोनाइज्ड होते हैं। दोनों ही आयन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? बोलो भैया, आयन क्रिएट करते हैं। मजेदार बात है या नहीं है? दोनों ही आयन क्रिएट करते हैं, यानी कि भले ही वो आयन भी एक दूसरे के अपोजिट हो, लेकिन क्रिएट करते हैं, वही बड़ी बात है ना। और आयन क्रिएट होने के कारण ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है आयन। क्या है? कंडक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आयन है। इनके अंदर आयन आ गया, यानी दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर अगर कहीं एमसीक्यू में आ जाए, छोटे क्वेश्चन में आ जाए, दोनों के अंदर प्रॉपर्टी में क्या सेम है, कॉमन है, तो आप कहोगे भाई इनके अंदर आयन वाली प्रॉपर्टी होती है, दोनों ही आयन बनाते हैं। चलिए इनको आयन थोड़ा देखकर समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास HCl, HCl तो हमारा पुराना साथी हो गया। HCl को हम लोगों ने दिया तोड़, तो ये बन जाता है H+ और Cl। सुनना कौन प्लस कौन माइनस, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। इसको कैसे क्लियर कर सकते हो? जो आगे की तरफ हो वो हमेशा प्लस होता है, जो पीछे की तरफ हो वो माइनस होता है। उसके पीछे रीजन ये है ना, उसके पीछे रीजन ये है कि जो आगे होता है वो हमेशा दाता होता है, डोनेटर होता है, डोनेट करता है। और जो डोनेट करता है वो धनी, पॉजिटिव, बड़ा आदमी, तो उसके ऊपर क्या सिंबल आ जाता है? और जो पीछे होता है ना वो हमेशा ग्रैब कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? वो तो मांगता, भीख मांग रहा होता है। एक्सेप्टर होता है। क्या होता है? और एक्सेप्टर हमेशा ऋणी होता है, कर्जदार होता है, गरीब होता है। तो उसके ऊपर क्या सिंबल आता है? तो जरा देखो इसके अंदर टूटने के बाद कैसा आयन बन रहा है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो जरा। अगर यही रिएक्शन आप पानी में करा रहे होते, कई बार आपसे बोलता हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन क्या, ऐसे पूछ लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसी को मैंने पानी में रिएक्ट कराया होता ना, तो यहां से तो H+ निकलता, यहां से Cl- निकलता, ये H+ पानी के साथ जुड़ के ऐसा बनाता है। तो इन दोनों को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। याद रहेगा या नहीं रहेगा? हाइड्रोनियम आयन है ये दोनों। H+ एसिड। अभी उस दिन आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बताइए एसिड और बेस जो होते हैं कैसे पता चले, तो मैंने आपसे कहा था एसिड जो होता है वो हमेशा H+ डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? पता चला कहां से डोनेट कर रहा है? कोई भी एसिड उठा लो, वो हमेशा क्या डोनेट करता है? H+ डोनेट करता है, और यही बताता है कि वो एसिड है। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, सेकेंड बात बेस के अंदर जरा करके देखते हैं। तो बेस के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, NaOH हमारा प्यारा प्यारा बेस है। इसके अलावा आप चाहे तो KOH भी एक बेस याद रख सकते हैं, इन द केस कहीं पर फंस जाए तो। ठीक है, कि 2 एग्जांपल लिखने पड़ जाए तो KOH भी अच्छा एग्जांपल है। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रहेगा क्या? चलिए भाई इसको करा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये बनाता है Na+, और क्या बनाता है? क्या बनाता है? OH- बनाता है। नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जब भी कोई बेस की बात करते हो तो वो हमेशा क्या बनाता है? OH- बनाता है। देखो जरा, चाहे ये प्लस बनाए चाहे ये माइनस बनाए, लेकिन आयन तो क्रिएट कर रहे हैं ना। और दोनों के अंदर की सिमिलरिटी भी यही है कि दोनों ही आयनिक होते हैं, दोनों ही आयन बनाते हैं। एसिड H+, जबकि बेस हमेशा क्या बनाता है? OH-। तो दोनों के अंदर आपको अगर डिफरेंस भी लिखना हो और बताना हो कि दोनों के अंदर क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एसिड हमेशा H+ डोनेट करता है, जबकि बेस हमेशा OH- डोनेट करता है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो अपनी जगह पर, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रहेगा क्या? बोले जरा। ओके भाई, अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखते हैं कि एसिड है अगर कोई चीज तो कितना एसिडिक है, बेस है तो कितना बेसिक है, और सॉल्ट है तो कितना सॉल्टी है। मेरी बात समझो, मैं एसिड हूं पर कितना एसिड, मैं खतरनाक, कितना खतरनाक, मार सकता हूं, पीट सकता हूं, जान ले सकता हूं, कर क्या सकता हूं। मेरी क्वालिटी समझ में आ रहा है? इंडेक्स में मुझे एक नंबर देना पड़ेगा, ये होशियार है, कितना होशियार है। ये प्रश्न हमेशा उठता है, तो इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे कि अगर एसिड तो कितना एसिडिक, बेस तो कितना बेसिक,
और सॉल्टी तो कितना, इसके लिए हमारे पास कोई प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं पीएच मेजरमेंट। देखेंगे इसके पहले नोट कर ले।